हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम विषय कश्यप। इस वीडियो में 23 दिसंबर 2018 को द्वितीय पाली में जो ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था, उसी पेपर में से 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो कौन सा पत्र हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मित्र को लिखा गया पत्र। वैयक्तिक या अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो परिवार के सदस्यों, मित्रों या प्रियजनों को लिखे जाते हैं। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, प्रेषक विशेषता नहीं होती है। पत्र की विशेषताएं कौन सी हो जाएंगी? संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता, सरल भाषा शैली, संक्षेप और संपूर्णता, बाहरी सजावट, विचारों की सुस्पष्टता, ये सभी पत्र की विशेषताएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिकायती पत्र के अंतर्गत। गंदगी से संबंधित जो मोहल्ले वाले लोग नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, वो शिकायती पत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर होते कौन से हैं? जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ऋ, ये सभी मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अध्ययन में आ, आधा धा और डबल या और ना अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 7, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो कौन सा एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अनुस्वार संधि। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुस्वार संधि नहीं बल्कि क्या होता है? व्यंजन होता है, जिसकी ध्वनि कहां से निकलती है? नाक से। जैसे अंगूर, कंगन। ऑप्शंस को देखते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ये संधि के उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय, क्योंकि विद्यालय जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, जगदम्बा, संतोष, अहंकार, ये व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, देशभक्त में कौन सा समास है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता क्या है? जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास। जैसे देशभक्त, देशभक्त में क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, वो क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, वो क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, दशानन। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो हो जाता है द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 10, पंचवटी में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। द्विगु समास होता कौन सा है? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, वो द्विगु समास हो जाता है। जैसे तिराहा, चौराहा। क्वेश्चन नंबर 11, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग जो है वो शब्द के आरंभ में लगा होता है, जिससे अर्थ का विस्तार होता है, वो हो जाता है उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? तो किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन नंबर डी, अनुज में आ उपसर्ग नहीं लगा है। अन्य ऑप्शन को देखते हैं, अकथ, अचूक, अभेद, इन सभी में आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ऑप्शन नंबर सी, नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है, क्योंकि नौकरानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। आनी प्रत्यय से बनने वाले जैसे शब्द कौन से हैं? जैसे देवरानी, सेठानी, जेठानी,
ये सभी आनी शब्द से बनने वाले शब्द हैं। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। शेरनी, मोरनी, कुटनी, इन सभी में नी प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऊंची। तत्सम शब्द होते कौन से हैं? जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं वो हो जाते हैं तत्सम शब्द, और जो संस्कृत से परिवर्तित हो जाते हैं वो हो जाते हैं तद्भव। जैसे कपाट, कपाट का मतलब होता है अपनी भाषा में किवाड़। फिर क्या हो जाएगा? कीटक, कीटक मतलब कीड़ा, कीड़ा हो जाएगा तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? पत्ता जो शब्द है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। पक्ष जो है ये तत्सम शब्द है, इसका पक्ष का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? पाक। और पक्षी का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? पक्षी। और पतन का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? अब आपको तत्सम शब्द बताना है, कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शोभन जो होगा वो तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। 16 जो है वो एक तद्भव शब्द है, 16 का क्या हो जाएगा? तत्सम सोडक। और सोता का तत्सम शब्द हो जाएगा स्रोत, और सोना का तत्सम शब्द हो जाएगा स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 17, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो आपको गलत बताना है, तो कौन सा भेद गलत हो जाएगा? यौगिक जो है वो भेद गलत हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, जिनमें से तत्सम, तद्भव और विदेशी और उसके बाद देशज। ये उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो यौगिक है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी जो है यानी दौड़, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। अन्य ऑप्शन जैसे सभा, भीड़, कक्षा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगी। और समूहवाचक संज्ञा होती कौन सी है? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, भीड़, ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा? दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। खटाई, मिठाई, ठंड, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है? जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये दूध, सोना, चांदी, पानी, तेल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? यह किस भेद का उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाते हैं? जैसे मैं, तुम, वह, हम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएंगे? जैसे यह, वह, ये, वे, जिससे निश्चय ही पता चले कि वो ये वस्तु है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिससे जुड़ने का भाव उत्पन्न हो, जैसे जो, सो, वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो कौन सा भेद विशेषण हो जाएगा? ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण होते क्या है? किसी वस्तु के नाप तोल का बोध हो वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे शेर भर, तोला भर, थोड़ा पानी, कुछ, ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाते हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाएंगे? तो संख्यावाचक विशेषण जिससे संख्याओं का बोध हो, जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो, तीनों, चारों, ये सभी संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण जिससे गुण का बोध हो वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे विद्वान, शांत, भला, बुरा, दुर्बल, स्वस्थ, ये सभी गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, उसे धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो होती क्या है? धातु जो है वो क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों का पता चले, वो धातु कहलाती है। ऑप्शन है शब्द,
शब्द जो है जिससे सार्थक ध्वनि उत्पन्न हो उसे शब्द कहते हैं, और शब्द को एक वाक्य में जो प्रयोग कर दिया जाता है उसे पद बोल देते हैं, और पद को रूप भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 23, मैं वहां होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वहां जो है वो अव्यय हो जाएगा। शब्द होते क्या है? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनके कारण लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण विकार जो है उत्पन्न नहीं होता है, अब वो हमेशा अपनी मूल स्थिति में बने रहते हैं, वो अव्यय होते हैं। जैसे अभी, यहाँ, वहां, और ये सभी अव्यय हो जाएंगे। नंबर 24, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा अव्यय शब्द हो जाएगा? भर। भर जो है वो अव्यय शब्द हो जाएगा। अव्यय शब्द जो है उनको अभिकारी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि जो है जुड़ने के बाद इसमें विकार जो है वो उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए उसको अव्यय बोला जाता है। नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अनाड़ी जो है वो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे? जैसे बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ये सभी अनाथ के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विलक्षण जो है वो विचित्र का पर्यायवाची हो जाएगा। अन्य विचित्र के पर्यायवाची क्या होंगे? जैसे अजूबा, विलक्षण, अनूठा, अनोखा, निराला, ये सभी विचित्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन को समझते हैं, जैसे विरुद्ध और प्रतिकूल, ये जो है ये विपरीत के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष। ऑप्शन को देखते हैं, अमर का जो है वो मर्त्य जो है ये विलोम हो जाएगा। अमर का विलोम क्या होता है? मर्त्य या मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति। स्तुति जो है वो निंदा का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 29, सार्थक वाक्य बनाना है तो कौन सा फिल किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नियति जो है उसको कोई टाल नहीं सकता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सार्थक वाक्य बनाना, अपने के लिए लड़ना है तो कौन सा ऑप्शन फिल किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वत्व। अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है, ये सार्थक वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश कौन सा हो जाएगा? जो नियमानुकूल ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनियमित। ऑप्शंस को देखते हैं, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनियंत्रित। और जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अनिर्णीत। और नेक्स्ट है, जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे क्या बोलेंगे? अनिवार्य। नंबर 32, जिस पर आक्रमण हो उस वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनना है, तो वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आक्रांत। आक्रांत जो है जिस पर आक्रमण हो उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन है आक्रमण। आक्रमण जो है वो सीमा पर या सीमा के उस पार से जो हमला होता है उसको आक्रमण बोलते हैं। नेक्स्ट है आक्रामक। आक्रामक जो होता है आक्रमण करने वाले उसको आक्रामक बोलते हैं। और आत्मघाती। आत्मघाती वो होता है जो अपनी हत्या अपने आप करे, वो आत्मघाती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बना बनाया काम बिगाड़ देना। और ऑप्शंस को देखते हैं, अपनी हानि करके मौज उड़ाना होता है घर फूंक कर तमाशा देखना। ऑप्शन है कोई बखेड़ा खड़ा करना, का मतलब है बेवजह उलझना। नेक्स्ट है गायब कर देना। गायब कर देना का मतलब है कि आंखों से ओझल कर देना, आंखों के सामने चीज गायब हो जाना। क्वेश्चन नंबर 34, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हार मान लेना। क्वेश्चन नंबर 35, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने, तो कौन सा सही अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत कंजूसी। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए अर्थ होता है बहुत कंजूसी करना। नंबर 36, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। इसमें उसने मान लिया यह साधारण वाक्य हो जाएगा, और
दोष उसका है, ये उसका उपवाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य होता क्या है? जिसमें एक साधारण वाक्य और एक उपवाक्य उसमें जुड़ा हुआ हो तो वो मिश्र वाक्य हो जाता है। नंबर 37, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल वाक्य क्या होगा? सरल रूप क्या हो सकता है इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ये सरल वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इस समय 4 बजे है। ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी ऑप्शन गलत हैं इसमें। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सब लोग अपनी राय दें। सब लोग अपनी राय दें का शुद्ध वाक्य होगा सभी लोग अपनी राय दें। और वे अपने विषय के ज्ञाता थे। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे। यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। तो कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ये कर्मवाच्य वाला वाक्य हो जाएगा। कर्मवाच्य होता क्या है? कर्मवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध, वो हो जाता है कर्मवाच्य। जैसे बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, इसमें कर्मवाच्य की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 40, से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है? तो किस कारक का उपसर्ग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करण कारक का उपसर्ग हो जाएगा। कारक होता क्या है? कारक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों की संख्या टोटल कितनी है? 8। को देखते हैं। अपादान, अपादान जो है उसका कारक क्या हो जाएगा? अलग होने के लिए इसका यूज करते हैं। संप्रदान के लिए क्या हो जाएगा? उपसर्ग के लिए। अधिकरण के लिए उपसर्ग क्या हो जाएगा? में पर। क्वेश्चन नंबर 41, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो मुझसे अलग होना, तो अलग होने के लिए कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। अपादान से होता है कारण अलग होने के लिए। तो कारकों को रिवाइज करते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने पर या अलगाव की स्थिति जो हो, संबंध जो है जिसमें का की के रारी रे लगाओ, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, झील जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ज्यादातर जो है भौगोलिक जल और स्थल से संबंधित जो स्थान होते हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, वायुमंडल, ऐसे शब्द ये सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन झील, घाटी ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसको देखते हैं। ऑप्शन देश, द्वीप, नगर ये सभी पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो कौन सा शब्द हो जाएगा? सरसों। सरसों जो है वो दोनों वचनों में समान होगा, एक वचन और बहुवचन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वे आए थे। ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल होता क्या है? क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसमें क्रिया समाप्ति होने का समय स्पष्ट पता चल जाता है और काफी समय हुआ प्रतीत होता है, वो हो जाता है पूर्ण भूतकाल। जैसे वे आए थे, इसमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ये क्रिया जो है वो भूतकाल में हुई है। इसको देखते हैं। ऑप्शन ए, वे गए, तो इसमें हो जाएगा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? इसमें जो क्रिया है वो अभी अभी समाप्त हुई है ऐसा प्रतीत होता है, तो हो जाता है सामान्य भूतकाल। फिर ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन में देखें, वे खा रहे थे, तो इसमें क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल में जो है वो क्रिया कितनी देर पहले समाप्त हुई है इसका बोध नहीं होता है, तो वो हो जाता है अपूर्ण भूतकाल। तो ऑप्शन है डी, वे सोकर उठे हैं, तो इसमें हो जाएगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? इसमें क्रिया बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुई है ऐसा प्रतीत होता है, वो क्या हो जाता है?
आसन भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक जो है वो निपात के लिए यूज होता है। निपात शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय होते क्या है? अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद जुड़कर उसमें विशेष प्रकार का बल दे देते हैं, तो वो अव्यय हो जाते हैं। अव्यय ये 9 प्रकार के हैं, जैसे जी, लगभग, करीब, तो, ही, तक, सा, पर, सिर्फ, केवल, क्या, काश, ये अव्यय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में है? तो किस वाक्य में अशुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पूजनीय पिताजी आ गए, ये गलत हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? पूज्य पिताजी आ गए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। और सभी ऑप्शन सही हैं। नंबर 47, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 में लिखा गया है। 47, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 के ही दिन दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर डी, कन्नौजी। और बुंदेली भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर डी को ही माना है, कन्नौजी बोली को। अन्य ऑप्शन को देखते हैं। बांगरू, जिसे पश्चिमी बोली भी कहा जाता है, ये हरियाणा या हरियाणवी बोली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हाड़ौती बोली, ये राजस्थान के पूर्वी एवं मध्य राजस्थान में बोली जाती है। कुछ जिलों में जैसे कोटा, बूंदी, शाहपुर इत्यादि जिलों में हाड़ौती बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका उचित हिंदी अनुवाद हो जाएगा आवेदन अस्वीकृत किया जाए। मे बी का मतलब होता है संभावना जब व्यक्त की जाए, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आवेदन अस्वीकृत किया जाए, ऑप्शन नंबर ए। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही शानदार वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के पास शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।